सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों मानचित्रण, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं तथा पृथ्वी की गतियां। इन सभी के विषय में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। दोस्तों, मानचित्र का मतलब, मैपिंग का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि कोई मैप दिया होता है और उसमें आपको दर्शाना होता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगहें हैं। अब जिस तरीके से अगर भौगोलिक दशाओं के बारे में पूछा रहेगा, कहाँ पर वर्षा अधिक होती है, कहाँ पर रेगिस्तान है, तो इस तरीके से आप उसमें दर्शाएंगे। और अगर कहीं पर ये दिया होता है कि कहाँ पर किस राज्य में या किस देश में गेहूं का उत्पादन अधिक है, चावल का उत्पादन अधिक है, तो इस तरीके से आप मानचित्र में दिखाते हैं। इसके अलावा जो पूरी पृथ्वी होती है उसकी एक आकृति बना दी गई है ग्लोब की तरह, क्योंकि पृथ्वी होती है तो ग्लोब को ही पृथ्वी का प्रतिचित्रण भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी है, आप सभी लोग को पता है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को हम कहते हैं परिक्रमण। याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, ये भी आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और अपनी धुरी पर वो घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो जो अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। परिक्रमण या परिक्रमा का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और जो पृथ्वी खुद घूमती है अपने अक्ष पर, जो घूर्णन गति करती है उसे परिभ्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी खुद तो अपने अक्ष पर घूमती ही है, साथ ही घूमते घूमते सूर्य का भी चारों ओर से चक्कर लगा लेती है। तो इस तरीके से जब दिन और रात होता है तो वो होता है क्यों? वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है दिन और रात का होना। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जो घूर्णन गति होती है, जैसे कि लट्टू का नाचना, लट्टू का नाचना क्या है? घूर्णन गति है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात मैं कर लूं। अगर कोई ग्लोब है तो ग्लोब के सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव, सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव, और जो समांतर रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं जो होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तरी ध्रुव ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं होती हैं बिल्कुल सीधे, वो होती हैं देशांतर रेखाएं। तो इतनी बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। चलिए अब इसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का शक्ति का स्रोत है। पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, तारे या फिर अन्य? आप सभी लोग को पता है पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत, पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत एक ही है और वो कौन है? सूर्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्रुवों पर विषुवत रेखा का लगभग कितना भाग सूर्य ताप मिलता है? यहाँ पर बताया गया है जो ग्लोब होता है दोस्तों, ग्लोब गोल होता है, आप सभी को पता है। गोल तो नहीं, बिल्कुल अंडाकार होता है। तो जो ग्लोब होता है इसमें जो सबसे बीचों बीच एक रेखा होती है, इस तरीके से जो बीचों बीच होती है, यहाँ पर बीचों बीच नहीं खींचा है लेकिन आप इसको बीच वाला ही समझिएगा बिल्कुल। तो बीचों बीच जो रेखा होती है पूरा चारों ओर, वो होती है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा जो होती है ये 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं समांतर ही तो होती हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्रुवों पर विषुवत रेखा का लगभग 40% सूर्यताप मिलता है। यानी कि जितना सूर्यताप विषुवत रेखा पर मिलता है वो उसका 40% कहाँ मिलता है? ध्रुवों पर मिलता है। यानी कि ध्रुवों पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बहुत ही कम पहुंचता है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के कितने ताप कटिबंध है? 6, 2, 5 या फिर 3? दोस्तों पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीत कटिबंध किसके निकट पाया जाता है? ऑप्शन है ध्रुवों, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर विषुवत रेखा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के 3 कटिबंध हैं। पहला होता है उष्ण कटिबंध। जो उष्ण कटिबंध होता है वो विषुवत रेखा के आसपास होता है, क्योंकि उस मतलब ऊष्मा होती है। इसके बाद शीतोष्ण जो होता है उसमें कुछ
गर्मी और ठंडक दोनों होता है तो वो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा के कुछ पास होगा, और जो शीत कटिबंध होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है, यानी कि वो ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर होता है। तो यहाँ पर ऊपर होने की वजह से वो ध्रुवों के करीब होता है। तो जो शीत कटिबंध होता है ये ध्रुवों के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति है परिभ्रमण, परिक्रमण, झुकाव या फिर अन्य। आप सभी को पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति लगाती है उसे क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति या परिक्रमा। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीष्म काल में क्रिसमस मनाया जाता है भारत में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में या चीन में। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है, इससे पहले ये यूपी टेट में भी पूछा गया। सेम यही क्वेश्चन है कि गर्मी के महीने में या गर्मी के समय में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, तो वो ठंडक में पड़ता है। तो गर्मी में कहाँ पर मनाया जाता है, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया या चीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए अभी से, ताकि आपको अगर आगे ये क्वेश्चन मिले तो गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे हम परिक्रमण गति या परिक्रमा कहते हैं। और पृथ्वी जब खुद अपने ही अक्ष पर घूर्णन गति करती है या परिभ्रमण करती है तो उससे क्या होता है, उससे दिन और रात होता है। तो जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी के बाद बरसात आता है, बरसात के बाद धीरे धीरे फिर ठंडक शुरू होती है, तो ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी, ठंडी, बरसात, ये किस गति के कारण होता है पृथ्वी के, तो ये होता है परिक्रमण गति के कारण। यानी कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, और जो दिन और रात का परिवर्तन होता है ये पृथ्वी की खुद की गति यानी कि खुद की घूर्णन गति के कारण होता है। ये दोनों अच्छे से आप समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि जो मौसम का परिवर्तन होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये होता है परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण। और जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या फिर कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और कर्क रेखा कहाँ होता है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा होता है, आप याद रखिएगा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है मकर रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा। तो 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून को। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधी पड़ती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है, जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन या फिर हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैटिन। अगर इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए कि इस भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो 90% ऑप्शन में लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा ही सही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बाय द वे अगर आपको नहीं याद आता है, किसी भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया है, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का आकार है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का आकार बोला है, एक विमा में है, दो विमा में है, तीन विमा में है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है उसे हम कहते हैं एक विमा, जैसे कि एक बिंदु। ठीक है, इस तरीके से कोई एक बिंदु रख दिया गया है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आप नहीं माप सकते। और द्विविमा का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई आप माप सकते हो, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, जैसे कि गोला है, लट्टू है, इसके अलावा कोई ईंट है, पत्थर है, ये सभी क्या है, इन सब में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होती है, यानी कि इसका हम आयतन निकाल सकते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरीके से ग्लोब की तरह बनी हुई है, और पृथ्वी क्या पूरा ठोस आकृति में है,
ठोस होने के कारण आप ग्लोब का क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये जो होता है पृथ्वी का आकार, ये त्रिविमीय होता है, यानी कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होता है। तो त्रिविमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और द्विविमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई केवल, और एक विमा का मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, मानचित्र के कितने प्रमुख घटक हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? दोस्तों मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है। इस तरीके से आपको दिशा ढूंढनी है, तो दिशा का प्रदर्शक है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये एरो जो बना होता है या तीर का निशान, यही दिशा को दर्शाता है मानचित्र में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह प्रतीक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? चारागाह, सड़कें, कब्रिस्तान या फिर ऊंची भूमि? दोस्तों ये जो प्रतीक है ये दर्शाता है कब्रिस्तान को। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके का कहीं पर अभी अगर आपको प्रतीक दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आसपास क्या है, एक कब्रिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमा आप सभी को पता है ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना ही कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना, उल्का पिंडों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी रॉन्ग ऑप्शन है। राइट आंसर है ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना ही क्या कहलाता है, परिक्रमण। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं। फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक वृत्त। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा मैंने अभी आपको बताया 0 डिग्री अक्षांश को या फिर विषुवत रेखा को ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीनविच कहा जाता है? ग्रीनविच कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को या फिर 100 डिग्री देशांतर को? 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी देखिए 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर या फिर प्रधान देशांतर पर? दोस्तों ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की सबसे कम दूरी होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है? मैं आपको 2 बार बता चुकी, दिन और रात क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, इसी को हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक रेखा? 0 डिग्री अक्षांश को ही हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन भी आप देखिए पूछा गया 2016 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? दोस्तों ऑप्शन है 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को या फिर 25 दिसंबर को। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च को सीधी पड़ती हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? वायुमंडल के स्तर आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, इन सभी के विषय में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है, जो जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, इस मंडल में सबसे अधिक मौसमी घटनाएं यानी कि आंधी, तूफान, ओले जो भी होते हैं, सबसे अधिक मौसमी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर थे आपके इस चैप्टर में मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों की मदद हो सके, और हमारे डीएलएड के भाई बहन हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा अगर, तो वहां पर जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए,
जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु इन वीडियोस को देख सके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान भी आपको दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, आप लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों के लाइक और कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए और सारे वीडियोस बनाने के लिए, लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आने के लिए। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले की जितने वीडियोस हमने इस सब्जेक्ट के बनाए हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पर साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी और आप सभी विषयों के एक एक वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और लगातार ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।